वेलकम बैक टू एडुटॉक। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग और फिर एक एक करके इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यही है तरीका सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने का, इसको 100% समझने का। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास क्या होने वाली है, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस पर मैं उसके बाद आऊंगी। बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, ना कि टाइप ऑफ सॉल्यूट के। ये तो मतलब रटा रटाया ऐसा कुछ बोल दिया ना मैंने। इसको समझते हैं, देखो समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम अमाउंट और टाइप सब समझ जाओगे। देखो ये ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन है भाई, सॉल्वेंट ले लेते हैं। सॉल्वेंट भरा हुआ है, मान लो वाटर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस में हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। मतलब कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो इवेपोरेट होकर के वेपर फेज में जाएंगे और वो उसके वेपर प्रेशर को बनाएंगे, है ना। तो जितने ज्यादा सरफेस, जैसे ये जा रहा है सरफेस में, ये जा रहा है सरफेस में, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होंगे सॉल्वेंट के, वो उतने ज्यादा इवेपोरेट होंगे। लेकिन अगर उस सॉल्वेंट में हम कुछ ऐसा सॉल्यूट मिला दें जो ना खुद इवेपोरेट हो रहा है लेकिन कंपटीशन दे रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, कैसे? से फॉर एग्जांपल हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, कोई भी, से फॉर एग्जांपल यूरिया डाल दिया। NaCl की बात अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो आयोनाइज हो जाता है। ये वाला काम हम लोग आगे चल के करेंगे। जो आयोनाइज हो जाते हैं ना, उनके साथ क्या कहानी होती है। तो हम लोग जब अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल है एंड नॉन आयोनाइजेबल है, यानी कि आयोनाइज भी नहीं हो रहा और वेपर में भी नहीं जा रहा। बस कंपटीशन दूंगा जिसको, वाटर के मॉलिक्यूल्स को। कहां पर? इवेपोरेट होने में। से फॉर एग्जांपल हमने जो सॉल्यूट डाला उसको मैं स्टार मार्क से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। कुछ जाएगा सरफेस पे और कुछ जाएगा बल्क में। अब देखो, सरफेस पे आ गया सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी, जो कि खुद वेपर में नहीं जा रहा है। अगर ये नहीं आता सरफेस पे, जगह नहीं घेरता, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था ना वहां पे। और अगर मान लो पहले 10 मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के थे तो 10 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे। अब कंपटीशन आ गया, मान लो 5 मॉलिक्यूल है तो कितने इवेपोरेट होंगे? 5 इवेपोरेट होंगे। यानी कि सॉल्यूट डालने के बाद इवेपोरेशन कम हो गया। इवेपोरेशन कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम ही तो होगा, है ना। कम हो गया क्योंकि वेपर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं जा रहे तो प्रेशर कम हो गया। किसकी वजह से हुआ? इन भाई साहब की वजह से हुआ। ये कौन थे? ये थे नॉन आयोनाइजेबल एंड नॉन वॉलेटाइल। ऐसा नहीं है कि आयोनाइजेबल डालेंगे तो नहीं होगा, तब भी होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस में कुछ थोड़े से चेंजेस आते हैं। उनके बारे में जब हम वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे ना, तब उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब है, फिर से बताती हूँ, आयोनाइजेबल डालेंगे तब भी ये होने वाला है, लेकिन तब हमारा जो मोलर मास का कैलकुलेशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइज हो गया करके। अदरवाइज और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पक्का करेगा। देखते हैं। तो नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए क्या कर रहा है, ये कंपटीशन दे रहा है किसको? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रेशर वेपर में जाने से। इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन ही तो देना है यहाँ पर, XYZ कोई भी दे दे। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ सरफेस पे कंपटीशन देने के लिए, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब मान लो X सॉल्यूट डाला था और एक में Y सॉल्यूट डाला था। X वाला भी वही काम कर रहा है, वेपर प्रेशर को लोअर कर रहा है। Y सॉल्यूट भी वही काम कर रहा है, Z सॉल्यूट भी वही काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट पे डिपेंड करता है। ज्यादा सॉल्यूट होगा तो ज्यादा कंपटीशन, ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम सॉल्यूट होगा तो कम कंपटीशन, वेपर प्रेशर कम होगा। कम मतलब इतना ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, हो जाएगा। तो होपफुली ये क्लियर है आपको।
तो वो प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो कि सोल्यूट डालने की वजह से चेंज हो जाती हैं, लेकिन कितना सोल्यूट डाला इस पे डिपेंड करता है, कौन सा सोल्यूट डाला इस पे नहीं डिपेंड करता। उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। होपफुली अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, रटा रटा यानी क्लैरिटी के साथ। चलो, तो वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं अब डिस्कस कर लेते हैं, जो हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में भी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले पहली प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डिस्कस करेंगे अब। फिर भी मैं बाकी प्रॉपर्टीज का नाम भी बता देती हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती है, देखो पहली हुई वेपर प्रेशर का लोअर होना, रिलेटिव लोवरिंग। वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है सॉल्वेंट का कुछ सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिलाने की वजह से। हम जब इसके बारे में बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें भी बताऊंगी मैं तुम्हें, वेट करना उसके लिए। तीसरा हो जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होना था ना, वो उससे पहले ही फ्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, डिप्रेस हो गया। इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। और चौथी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों प्रॉपर्टीज को हम एक एक करके करने वाले हैं। कैसे, पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को जानेंगे, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को जानेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो आज हम लोग रिलेटिव लोवरिंग की बात कर रहे हैं एंड ये सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर सोल्यूट आयोनाइजेबल हो जाए तो क्या चेंजेस आते हैं इन प्रॉपर्टीज में, वेंट हॉफ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। आज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे आ जाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखो, जाहिर सी बात है, पहले जो था सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट था उसका प्रेशर था क्या, P0। हम एक सॉल्वेंट की बात करते हैं, जो सॉल्वेंट प्योर था, फर्स्ट कंपोनेंट था, उसका प्रेशर था P01। लेकिन सोल्यूट डालने के बाद उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, एंड दैट विल बी P1। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये आफ्टर सोल्यूट है, ये बिफोर सोल्यूट है, प्रेशर में चेंज आ गया और हमें मालूम है कि P01 से P1 कम होगा। अब लेकिन हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था, प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का, वो किस पे डिपेंड करता है, ध्यान दो जरा। P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। याद है या भूल गए, याद है ना, वेरी नाइस। ये वाली बात भी हमें मालूम है। और हम लोग जानते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा। देखो, पहले प्रेशर था P01 और अब प्रेशर है P1, चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, डेल्टा P। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1। ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को। दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो कम हो गया दैट इज डेल्टा P, चेंज इन वेपर प्रेशर, है ना। और ये हो जाएगा P01 माइनस P1। इतना ही तो चेंज हुआ, पहले प्रेशर इतना था, प्रेशर इतना है। अब देखो, इस वाले इक्वेशन में हम लोग P1 की वैल्यूज पुट कर दें, क्या करें, देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P01 Chi1 लिख दे, क्या लिख देते हैं। चलो, अब हम लोग P01 को कॉमन ले सकते हैं, क्या ले ले। चलो, अब हम इसको ले लेते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 और 1 माइनस Chi1 हो गया। देखो कितने अच्छे से सॉल्व हो रहे। देखो यहां पर एक चीज याद दिला देती हूं मैं तुम लोगों को, Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस Chi1 इज इक्वल टू Chi2, है ना।
1 माइनस Chi1 इज इक्वल टू Chi2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1, यूनिटी होती है, दैट इज इट। तो अब इस 1 माइनस Chi1 की जगह हम Chi2 पुट करें क्या? चलो करके देखते हैं क्या आ रहा है। बस 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 होने वाला है, दैट इज P01 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, P01 Chi2। ये इस वाले रिलेशनशिप को अब हम लोग एक्सपेंड करें तो भी कर सकते हैं। अब इसको जितना मर्जी एक्सपेंड कर लो, करें। चलो देखते हैं इसको, अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा। बेसिकली अब आपको यहाँ पर बातें आ गई समझ में, मैं ये सब इरेज कर रही हूँ, इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ ला करके, ठीक है। चलो जी एक्सपेंड कर लेते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू Chi2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और डेल्टा P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 लिख सकते हैं इसको, और ये तो हो गया अपना P01 इज इक्वल टू Chi2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन को तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और गिवन मास और मोलर मास में। चलो फिर करते हैं, क्यों नहीं। अब Chi2 इज इक्वल टू क्या होता है, इसको भी इरेज करूं मैं यहां से, इसको भी इरेज कर देती हूँ। Chi2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो कैलकुलेशन सेक के लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू Chi2 की जगह पुट कर देंगे N2 अपॉन N1। और N2 क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और N1 क्या हो जाएगा, इसको यही लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको W इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। W2 अपॉन M2 गिवन मास अपॉन मोलर मास, और N1 की जगह क्या लिखेंगे, W1 अपॉन M1, एंड दैट इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन W2। हुआ कि नहीं, कितना सिंपल हो गया। देखो अब सब इरेज करके मैं लास्ट वाली इक्वेशन आपके पास यहां लिख देती हूं। क्या आ गया, दिस इज P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय M1 अपॉन W। ये मैंने W2 क्यों लिखा है यहाँ पे, W1 करेक्शन कर लो, ठीक है, W1, दैट इज इट। ये इसमें अब हम लोग मोलर मास जो था सोल्यूट का, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है, मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है, गिवन मास गिवन है तो, है ना। कोई सी भी चीज इनमें गिवन है तो हम उसको, हो सकता है हमारे को प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना दे दिया जाए, ये सारी चीजें गिवन देकर के मोलर मास दे दिया, गिवन मास दे दिया, और प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर दे दिया, ये सारी चीजें दे करके हम लोगों को कोई ना कोई कैलकुलेशन करने के लिए वो दे देंगे। और अब ये बहुत आसान होने वाला है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप कोई डाउट होगा। इवन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना, एक इतना आसान सा सब्जेक्ट है, अगर इसको मजे लेके पढ़ा जाए और हर एक चीज को ना सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो सुपर इजी है। और अगर हम लोग कहीं बीच बीच में से घुसने को कोशिश करेंगे ना, फिर केमिस्ट्री समझ में नहीं आती किसी के भी। लेकिन जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो फिर डरने की क्या बात है, केमिस्ट्री को तो समझ ही लेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉमिस आपको ये करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस मैं कराती हूं, अगर मैं 5 कराती हूं तो आप लोगों को 50 करने हैं, तब आप लोग इसमें महारत हासिल कर पाएंगे। एंड अगर कोई बहुत छोटा सा भी डाउट है, मान लो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में भी आपको डाउट आ रहा है, मोलर मास कैलकुलेट करने में भी डाउट आ रहा है, बहुत बच्चों को आता है बिकॉज 9th और 10th उनके बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं,
तो बेफिक्र होकर मुझे बताओ, मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी, बिकॉज वो किए बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो जब तक मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाती हूँ, आप लोग क्या करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड बाय।